हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज जो है हमारा ये EVS टेस्ट 2 है, मॉक टेस्ट। इससे पहले एक मॉक टेस्ट मैंने दिया था आपको पहले ही, और एक ये दूसरा है जो मैं कंडक्ट करा रही हूँ आज। और मैं आपको बता दूँ, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से, कि आपके EVS PRT के पूरी जो आपको थ्योरी क्लासेस है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। आधा सिलेबस ऑलमोस्ट मैं करा चुकी हूँ, आधा भी बाकी है, वो मैं कराऊंगी धीरे धीरे। अब आपने जितनी भी पढ़ाई करी है उसका एक तरह से आज टेस्ट है, आपका मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट में मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, और 20 के 20 क्वेश्चन, जैसे 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उस तरह से 20 क्वेश्चन लिए हैं। पूरे मिक्स क्वेश्चंस हैं और पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। ओके, यहाँ पर एक ही टॉपिक से नहीं है बल्कि मिक्स्ड टॉपिक्स हैं, और मतलब पूरे सिलेबस को मिलाकर मैंने 20 क्वेश्चन रेडी किए हैं आप लोगों के लिए स्पेशल, जिस तरह के एग्जाम से पूछे जाते हैं उस हिसाब से। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन सिलेबस। तो ये आपका एनवायरनमेंट का सिलेबस है, इसमें से काफ़ी पार्ट में करा चुकी हूँ, ये पूरा सेक्शन में करा चुकी हूँ यहाँ तक। ये भी कंटिन्यू है, इसकी क्लास 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो इस पूरे सिलेबस से मैंने ये 20 क्वेश्चंस बनाए हैं। सो आई होप कि आपको पसंद आएंगे। एंड प्लीज़ बी एन एक्टिव लर्नर, सभी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। जो भी लोग देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं उनकी तो क्या बोलूँ, लेकिन जो देख रहे हैं एटलीस्ट आप लोग आंसर कीजिएगा लाइव चैट में। आप लोग आंसर नहीं करते हो तो ऐसा लगता है कि सिर्फ देख रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो टेस्ट देना ज़रूर है। ओके, सो लेट्स बिगिन द टेस्ट एंड बी रेडी। और साथ साथ आंसर कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, कुछ सेकंड्स का ही दूंगी आपको, उन्हीं में आपको आंसर करना होगा। पढ़ो और आंसर करो, दैट्स इट। ज़्यादा पोज नहीं दूंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, टेरेस फार्मिंग मेथड इज कॉमन इन डैश रीजन्स। तो जो टेरेस फार्मिंग होती है वो कौन से क्षेत्रों में आम है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉरेस्ट, सेकेंड इज माउंटेन, थर्ड इज कोस्टल प्लेन्स। हिंदी में कहें तो पहला जंगल, पहाड़, तटीय या फिर मैदानी इलाके। तो बताइए टेरेस फार्मिंग जो है वो कहाँ पर होती है। 2 या 3 सेकंड का टाइम दूंगी, ज्यादा नहीं। जल्दी से फटाफट से पढ़िए, फटाफट से आंसर कीजिए। सो आई होप कि आंसर कर दिया होगा आप सभी ने। तो देखिए, जो टेरेस फार्मिंग होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है आपकी माउंटेन्स में, यानी कि पहाड़ी इलाकों में। माउंटेन्स की जगह हिली एरिया भी आ जाए तो भी आपको आंसर करना है, क्योंकि हिली एरिया भी पूछा जा सकता है। हिली एरिया मीन्स जो हिल्स होती है, जहाँ पे ना हिल्स में भी होती है और माउंटेन्स में भी होती है, दोनों जगह पर आपकी टेरेस फार्मिंग होती है। ओके, तो इसका आंसर होगा पहाड़ी इलाकों में या फिर हिली एरियाज जो होते हैं। अब देखो टेरेस फार्मिंग क्या होती है, इसके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक पिक्चर देख लीजिए। देखो ये है, ये टेरेस फार्मिंग दिखा रखी है आपकी। बेसिकली आपको स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स बना दिए जाते हैं, क्योंकि माउंटेन्स होती है। अगर सीधा पहाड़ होगा तो ऑब्वियसली उस पे जो पानी, जो मिट्टी होती है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है रिस रिस कर बारिश में अपने आप नीचे चले जाते हैं। लेकिन इस टेरेस फार्मिंग से क्या होता है, यहाँ से मिट्टी रिसी तो उसके न्यूट्रिएंट्स यहाँ पहुंच गए, यहाँ से रिसी तो यहाँ पहुंच गए, यहाँ से रिसी तो यहाँ पहुंच गए। एक तो कि मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा, साथ ही साथ उसके जो न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ बहेंगे उनको फसल जो है उनका उपयोग कर लेगी। तो इस तरह से टेरेस फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आप किसी पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे बहुत ही अच्छे तरह से टेरेस फार्मिंग की जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आई। ये पूरा पहाड़ देखिए, यहाँ पर पूरी की पूरी टेरेस फार्मिंग की गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, है ना। भारी जंगल वाले एरिया में तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं। लेकिन जहाँ पर ये थोड़े से खाली हैं, यहाँ पर आराम से यहाँ पे गेहूं वगैरह सारी चीज उगाई जाती है। सो ये एशिया में बहुत कॉमन है टेरेस फार्मिंग। ऑब्वियसली यहाँ पे पहाड़ भी हैं तो कॉमन भी बहुत है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टेरेस फार्मिंग। नेक्स्ट है, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो किसके बीच में है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 5 डिग्री मतलब 7-5 नॉर्थ या फिर 26-5 नॉर्थ के बीच में, 8-4 नॉर्थ या फिर 37 डिग्री और 6 नॉर्थ, और 12 डिग्री 5 नॉर्थ या फिर 27 डिग्री 5 नॉर्थ, और ये लास्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो फटाफट से इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। आई होप कि आप 2 सेकंड के अंदर आंसर कर देंगे, क्योंकि अगर आता है तो हम डायरेक्ट आंसर करते हैं, नहीं आता तो फिर बात अलग है ना। वैसे ये चीज़ें मुझे भी पहले याद नहीं होती थी अच्छे तरीके से, बहुत ही मेहनत के साथ याद करनी पड़ती थी। ज्योग्राफी में थोड़ा तंग था मेरा हाथ, लेकिन स्टिल मैं आपको कह सकती हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ ही चीज़ें याद करनी है, तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा माइंड में बैठा लो। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ, इसके बीच में जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के बारे में आपने सुना होगा। तो ये भी मैं जो चैप्टर है पिकअप करूंगी, इसको भी लूंगी जब आपका वो करवाऊंगी, मैं लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स कराऊंगी, जब मैप्स वगैरह कराऊंगी तो उस टॉपिक में इसको मैं कवर करवा दूंगी। अभी याद रखो कि बी जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलिटी, है ना। इसके बारे में मैं आपको करा भी चुकी हूँ, और देखते हैं किसने कितना अच्छे से पढ़ा है।
विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जुडिशरी इज फॉल्स, मतलब न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जो असत्य है आपको वो पहचानना है। दैट इज नॉट ट्रू। एवरी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। न्यायपालिका एक कानून को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान की भावना के खिलाफ जाता है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। कोई भी नागरिक अदालत जा सकता है, ठीक है। इफ राइट्स, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट, कोई भी कोर्ट में जा सकता है अगर उसके राइट्स का हनन होता है, अगर उसके अधिकारों का हनन होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये हिंदी में गलती से थोड़ा ऐसा टाइप हो गया, इसको थोड़ा देख लेना। चलिए करिए इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, अगर आपने न्यायपालिका के बारे में पढ़ा है तो। सो आंसर कर दिया होगा। देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पहली लाइन जो है वो गलत है, यानी कि जब भी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है ना, कोई भी लॉ बना दीजिए, मान लीजिए आपने विवाह कानून पर बनाया है, दहेज कानून पर बनाया है, कोई भी लॉ बनाया है आपने, जुडिशियल पर कोई कानून बना दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो हर लॉ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अपनी मंजूरी देगा तभी वो पास होगा, ऐसा नहीं होता। आपको पता है इसमें लोकसभा के पास बहुत पावर होती है ना, राज्यसभा के पास भी इतनी पावर नहीं होती जितनी लोकसभा के पास पावर होती है ना। हालांकि कई सूरतों में राज्यसभा लोकसभा बराबर है, लेकिन कई जगह पर लोकसभा का पलड़ा ऑब्वियसली भारी रहता है, क्योंकि उसमें आपकी कार्यपालिका शामिल होती है, आपकी मेजॉरिटी वोट्स जिनको मिलते हैं वो पार्टी उसमें शामिल होती है, तो इसलिए वहां पे पलड़ा थोड़ी भारी हो जाता है। लेकिन ये ऑप्शन जो है ए वो गलत होगा यहाँ पर, तो यानी कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दूसरा बिल्कुल ठीक है कि न्यायपालिका एक कानून को रद्द कर सकती है अगर वो संविधान की भावना के खिलाफ हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट हो। जैसे कि इन्होंने लॉ में जैसे जजेस की नियुक्ति किस तरह से होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की, इसको लेकर पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, लेकिन इसने न्यायपालिका ने उसको रद्द कर दिया था ये कहकर कि ये संविधान की मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ है। तो इस तरह से कर सकती है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने आपको 3 वो बताए थे, आपको इंस्टीट्यूशंस, वर्किंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया था, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका, इनकी विधायिका। लेकिन मैंने आपको कहा था कि न्यायपालिका जो होती है वो हमेशा एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल स्वतंत्र होती है, उसका उस पर कोई दबाव नहीं होता। अगर दबाव होगा तो वो डिसीजन कैसे ले पाएगी फेयर, है ना, तो वो चीज है। और कोई भी सिटीजन जा सकता है कोर्ट में अगर उसके अधिकारों का हनन किया जाता है तो। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स, तो इनमें से कौन सी खनिज की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट है, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, कि वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए गए हैं, उनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना है, मींस कि दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। दे आर इनएग्जॉस्टिबल, वे अटूट है यानी कि खत्म ही नहीं हो सकते हैं। देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, और उनका जो वितरण है वो असमान है, कहीं पर कितना है कहीं पर कितना है। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये आपको बतानी है। ओके, बताइए। यस के आंसर कर रहे हैं आप सभी। और भाई देखो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर नोटिफिकेशन डाल देती हूँ। अगर आपको किसी वीडियो का लिंक नहीं मिलता है तो वहां पर तो जरूर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, है ना, कि ये इनएग्जॉस्टिबल है। मिनरल्स भाई इनएग्जॉस्टिबल नहीं है, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं अगर हम इसी प्रकार से उनका गंदे तरीके से दोहन करते रहे तो, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है ये चीज, तो ये आंसर ये ठीक है, लेकिन वैसे ये चीज गलत है ना। ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। इनकी एक कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन होती है, एक रासायनिक संरचना होती है, बिल्कुल ठीक है। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है ना, कहीं पर जैसे इंडिया के ही देख लो आप, कहीं पर तो ज्यादा मिनरल्स है, कहीं पर कम है ना। दिल्ली में देखो, दिल्ली में क्या मिलता है, कुछ नहीं यार। आप इधर जाओगे बोकारो साइड और यहाँ पे जाओगे भिलाई विलाई, तो बहुत सारे मिनरल्स हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है, द एंटी मलेरियल ड्रग क्विनाइन इज मेड फ्रॉम ए प्लांट, जो किनाइन होती है वो एक प्लांट से बनती है, उस प्लांट को क्या बोलते हैं ये बताना है। मलेरिया की दवाई है एक तरह से, एंटी मलेरियल ड्रग है क्विनाइन, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है नीम, यूकेलिप्टस, सिनेमन एंड सिनकोना। तो ये है 4 प्लांट या ट्रीज के नाम बताए गए हैं आपको। तो आप बताइए कि क्विनाइन जो है वो किससे बनाई जाती है। यू हैव ओनली 2 और 3 सेकेंड्स। आई होप कि आंसर आ गया होगा आपका। सो देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिनकोना प्लांट से बनती है क्विनाइन, है ना, जो एंटी मलेरियल ड्रग होती है। अब देखो मलेरिया जो है, अब आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज मुझे बतानी है। मैंने आपको कॉमन डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस बताया था,
तो अब ये बताओ कि जो मलेरिया है वो किससे फैलता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, किससे मलेरिया फैलता है ये आपको बताना है। मतलब वो किस तरह का इन्फेक्शन है ये बताना है, वायरल है, प्रोटोजोअल है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जीवाणु से होता है, कवक से होता है या फिर विषाणु से होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आपका अगेन आपकी इच्छा हो तो। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट प्रमोट्स। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है कि राज्य क्या करेगा, एक रिलीजन को बढ़ावा देगा, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, या फिर दोनों ही होंगे कि एक धर्म भी होगा कोई और धर्म भी नहीं होगा, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता का आपको मतलब बताना है, सेक्युलरिज्म का आपको मतलब बताना है। चलिए बताइए। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, इसको बाद में संविधान में जोड़ा गया था, प्रियम्बल में जोड़ा गया था, आपको ध्यान हो तो। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सेक्युलरिज्म वर्ड को जोड़ा गया था ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री सेक्युलरिज्म को फॉलो करती है दैट मीन्स कि वो किसी धर्म को नहीं मानती है। यहाँ पर सभी धर्म जो होंगे वो बराबर होंगे, एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पर भी किसी भी एक धर्म, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ओके, यानी कि कंट्री का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। सो नो रिलीजन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज 7th, इंडिया पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं 12 12 3287 3182 एंड 1210। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आई होप कि आंसर कर दिया होगा आपने, है ना। सेंसस 2011 क्योंकि करंट सेंसस है इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है आपके सिलेबस में, और अगर कोई नया सेंसस आ जाता है इससे पहले तो ऑब्वियसली उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्योंकि अभी यही लेटेस्ट है तो इसको एक तरह से इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपको याद करके जाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1210, है ना। 1210 मिलियन इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की एज पर सेंसस 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज स्लैश एंड बर्न टू फार्म। किस प्रकार की खेती को स्लैश एंड बर्न टू फार्म के नाम से जाना जाता है। सिंपल ये एक नाम दिया गया है एक तरह की फार्मिंग को, तो बताइए क्या है ये, किस प्रकार की खेती के लिए यूज किया जाता है ये। पहली है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस यानी कि आदिम निर्वाह, दूसरी है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस यानी कि गहन निर्वाह, तीसरी है प्लांटेशन एंड फोर्थ इज कमर्शियल, वृक्षारोपण या वाणिज्यिक। तो आपको बताना है किस तरह की फार्मिंग की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, स्लैश एंड बर्न टू फार्म, आंसर द क्वेश्चन। सो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस यानी कि आदिम निर्वाह इसको बोला जाता है। ओके, इस तरह की फार्मिंग को, इसका एक नाम और है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न टू फार्म भी बोलते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड को लिया जाता है, ओके, उसको क्लियर कर दिया जाता है, बेसिकली उसको जला दिया जाता है और उसको फिर से दोबारा उस पर सीड्स या फिर मतलब बीज बो दिए जाते हैं, और उसका जो भी पैच ऑफ लैंड होता है, जो भी उसके ऊपर जितनी भी फसल होती है काटने के बाद जो भी उसका रेजिडुअल बचा है उसको जला दिया जाता है और उसके बाद उसको फिर से यूज किया जाता है। तो ये होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या फिर स्लैश एंड बर्न टू फार्मिंग या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द हाईएस्ट रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री। निम्नलिखित में से किस नदी में देश में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधन है जिसको आप दोबारा यूज कर सकते हो। तो इस तरह का भूजल संसाधन कौन सी नदी में है, सबसे ज्यादा पूछा गया है यहाँ पर। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी या फिर गोदावरी। आंसर द क्वेश्चन। आई होप आंसर्स आ गए होंगे। सो देखिए जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स है किसी भी कंट्री का मतलब होता है, वो इनमें से भारत में कौन सी नदी में सबसे ज्यादा है, वो है आपकी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब एक चीज, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि गंगा नदी जो है वो कहाँ पर बनती है, या आप बता सकते हैं कौन सी दो नदियों के संगम के बाद जो है गंगा नदी बनती है ना, कौन से स्टेट में होता है ये और कौन सी दो नदियां। मैंने वो प्लेस देखा हुआ है, मतलब लाइव में देख चुकी हूँ उस प्लेस को, तो आप बताइए वो कौन सा प्लेस है, ये आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भाई, टू होम द ग्रांट इन एड फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंस कमीशन टू बी रिलीज्ड। ना, वित्त आयोग से प्राप्त जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान है वो किसको जारी किया जाता है। पंचायती राज संस्थानों की बात हो रही है यहाँ पर।
आपको बता दूं कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, आपके जो स्थानीय स्वशासन है उससे रिलेटेड है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आप पक्का एक्सपेक्ट करके जाएं कि आएगा ही आएगा, है ना। तो बताइए फटाफट कि वित्त आयोग से जो प्राप्त होता है, जो भी अनुदान प्राप्त होता है, वो किसको जारी किया जाता है, आपको बताना है। जिला परिषद को, पंचायत समिति को, ग्राम पंचायत को, या फिर कलेक्टर को। किसको किया जाता है? कलेक्टर बेसिकली जो आईएएस होते हैं वहाँ पे, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं कई जगह पे। सो बताइए क्या होगा इसका आंसर, आंसर द क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी वो ग्रांट इन एड मिलेगा वो मिलेगा ग्राम पंचायत को। ओके, ये मैंने अच्छी तरह से कराया हुआ है आपको, ग्राम पंचायत क्या होती है, पंचायत समिति क्या होती है, ये आप देख सकते हैं। ईवीएस की प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर, केवीएस पीआरटी ईवीएस स्पेशल, वहां जाकर। नेक्स्ट है, इन विच 5 year प्लान द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज सेट। तो ये पूरा एक टॉपिक था किसी एक पर्टिकुलर 5 year प्लान में, यानी कि किसी एक पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य निर्धारित किया गया था। यानी कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि इस हेड के साथ। तो ये उद्देश्य कौन सी पंचवर्षीय योजना का है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 3rd, 4th, 5th या फिर 6th, ये चारों पंचवर्षीय योजना आपके पास ऑप्शन में है। सो बताइए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और डायरेक्ट आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि 5 year प्लान्स जो है वो आएंगे, तो कुछ भी क्वेश्चन उठाकर दे दिया जा सकता है ना। मैंने भी एक रैंडम क्वेश्चन आपको दे दिया है, आपको हो सकता है कोई दूसरा रैंडम क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिलेगा, मतलब जो भी है ना। बताइए तो फिर देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो पूरा ऑब्जेक्टिव था ये सेट किया गया था 4th 5 year प्लान। सो 4th 5 year प्लान कब से कब तक का था ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। एक और क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा ऑब्वियसली। ओके, तो कौन से कब तक का था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलते हैं नेक्स्ट अपने 12th क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मेनी आर्टिकल्स कम अंडर राइट टू इक्वालिटी। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा है मैंने कि कितने आर्टिकल जो है राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। आपको पता है राइट टू इक्वालिटी इज आवर फंडामेंटल राइट, ये हमारा मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार। लेकिन समानता का अधिकार केवल एक नहीं है, इसमें कुछ अधिकार हैं जो समानता के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बताना है कितने अधिकार हैं जो समानता के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए 2 अधिकार समानता के अंदर है, 3, 4 या 5। काउंट करो, हाथ पे काउंट कर लो फटाफट से, अगर आपने फटाफट ढंग से, तो इसका आंसर करना है आपको। 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे, करिए फटाफट से आंसर। चलिए इट्स टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 5 अधिकार जो है वो हमारे कौन से हैं राइट टू इक्वालिटी के। तो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, ये पांचों जो है ये राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 रट लेना इनको, है ना। एक आर्टिकल्स पर एक वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट, मैं सोच रही हूँ थोड़ा जीके भी स्टार्ट करूंगी क्योंकि वो मुझे उसमें भी इंटरेस्ट है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो उसमें एक आर्टिकल्स का टॉपिक दूंगी, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार, वो आपके जीके सेक्शन के लिए भी होगा क्योंकि जीके जो है वो आपकी केवीएस में भी पूछी जाती है और DSSS में भी जीके का सेक्शन आता है। तो दोनों में जीके आती ही आती है। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ पॉसिबल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द कंसेप्ट ऑफ 5 year प्लान्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम, है ना। 5 year प्लान्स पर ही है ये क्वेश्चन भी। तो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा जो है किससे उधार ली गई थी। जैसे हमने बहुत सारे जैसे मौलिक अधिकार किसी से लिए हैं, है ना। इमरजेंसी का प्रोविजन जो है वो भी हमने किसी कंट्री से लिया है। तो आपको ये बताना है कि 5 year प्लान्स का जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमने किससे लिया है, ये आपको आंसर करना है। ऑप्शन आपके सामने है रशिया, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी। सो आंसर द क्वेश्चन। होप की आंसर आ गए होंगे आपके। देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रशिया। रशिया से हमने 5 year प्लान्स का जो प्रोविजन है वो लिया है। ओके, इंग्लैंड से नहीं लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स से नहीं लिया, जर्मनी से हमने इमरजेंसी ली हुई है। ओके, इमरजेंसी के जो प्रोविजन है वो हमने जर्मनी से लिए हैं। रशिया से हमने एक तो लिया हुआ है ये क्या बोलते हैं 5 year प्लान्स, और एक और चीज हमने रशिया से ली है, बहुत ही कॉमन है। तो बताइए वो क्या होगी, कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता है कि हमने क्या किससे क्या बोरो किया। मुझे लगता है ये भी एक, इसके ऊपर भी एक क्लास होनी चाहिए आपके ना, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किससे लिया गया। जल्दी बनाऊंगी। ओके, देखो मैं प्रॉमिस इसलिए नहीं करूंगी अब क्योंकि आपको भी पता है एज फीमेल मेरे ऊपर भी बहुत सारी मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं, है ना। तो मुझे भी कई बार टाइम, फैमिली को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, कई बार
अपने खुद के वर्क को टाइम देना पड़ता है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू अपलोड द कंटिन्यूस वीडियो, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू द बेस्ट फॉर यू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है. दिस इज फ्रॉम सोशल रिफॉर्मर्स टॉपिक. बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, महादेव गोविंद रानडे या फिर स्वामी विवेकानंद. तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है. फटाफट से आंसर करो इसका. ये तो बहुत सारे जीके के क्वेश्चन, मतलब आपके ईवीएस में बहुत सारा जीके का टॉपिक भी है, आप सभी को पता है. जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है आपकी, ये सब जीके के टॉपिक्स भी हैं. ये आपको जीके में भी हेल्प करेंगे, जो आपका जीके का सेक्शन होता है उसमें. तो देखिए, जो आत्मीय सभा की स्थापना है वो की थी राजा राम मोहन राय ने. इन्होंने सती प्रथा के लिए भी बहुत आवाज उठाई थी, उसको भी खत्म करवाया था, आपको याद ही होगा. तो राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी. अच्छा, स्वामी विवेकानंद जो है, अभी इनका रिसेंटली इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, है ना. तो किस दिन थी ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. और नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है उस दिन, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए. चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. ऑन विच रिवर एंड बिटवीन टू प्लेसेस डज द नेशनल वाटरवे नंबर 1 लाई? तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है किस किसके बीच में है और कौन सी नदी पर है, ये बताना है. सिंपल सा क्वेश्चन है भाई. फर्स्ट है ब्रह्मपुत्र सदिया और धुबरी के बीच, गंगा हल्दिया इलाहाबाद, या फिर वेस्ट कोस्ट कैनाल कोट्टापुरम से कोल्लम, और ब्रह्मपुत्र सदिया टू इलाहाबाद. तो इलाहाबाद का नाम चेंज हो चुका है, आपको पता है, प्रयागराज, है ना. तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया. हालांकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जो पहले कभी बने थे तो वो पुराने नाम के साथ ही आएगा, जितना मैंने देखा है पेपर्स में. तो अभी नया नाम भी आपको पता ही होगा वैसे. चलिए आंसर कीजिए. 15th क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा बताइए. मतलब नेशनल वाटरवे नंबर 1 लाई करता है कहां पर, कौन सी दो जगह के बीच और कौन सी नदी पर, ये आपको बताना है. सो नाउ इट्स टाइम टू आंसर द क्वेश्चन. सो 15th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी पर, हल्दिया से इलाहाबाद तक, हल्दिया से प्रयागराज तक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. द मोस्ट अबंडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम वोल्केनोज इज, है ना, ज्वालामुखियों से निकलने वाली सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी है, ये आपको बताना है. जब ज्वालामुखी फटता है तो लॉट ऑफ गैसेस एमिशन होता है उन सभी गैसेस का. तो आपको बताना है किस किस का. लावा भी निकलता है, आपको पता है. वाटर वेपर, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड. तो बताइए इसका क्या आंसर होगा. ये जो एटमॉस्फेयर की गैसेस होती हैं या फिर गैसेस पर क्वेश्चन भी आपका एक बनता है, वो भी आ सकता है आपके पेपर में. तो बताइए इसका क्या आंसर होगा. वाटर वेपर, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड. 16th क्वेश्चन. सो 16th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए. वाटर वेपर सबसे ज्यादा मात्रा में एमिट होता है जब वोल्केनोज फटते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं. ओके गाइज, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. और भी बहुत सारी ये सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, लेकिन वाटर वेपर की मात्रा जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है. नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएचसी. पीएचसी की फुल फॉर्म क्या है. अगली क्लास जो होगी आपकी ईवीएस की वो इसी पर होगी, है ना, उसमें बताऊंगी मैं इसके बारे में. लेकिन चलिए ये पहले से एक क्वेश्चन आ गया आपके लिए. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स, प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स और पब्लिक हॉस्पिटल सेंटर्स. मैंने लास्ट क्लास में इसकी फुल फॉर्म तो डेफिनेटली आपको बता दी थी. जो क्लास 19 थी, थ्योरी क्लास जो है आपकी केवीएस पीआरटी ईवीएस की, उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में इसकी फुल फॉर्म बताई थी. अगर आपको याद है तो आप सही क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, नहीं याद है तो या फिर देखी नहीं है तो नहीं कर पाएंगे. तो पीएचसी की फुल फॉर्म बताइए फटाफट से क्या होंगी. सो देखिए यहाँ पर ऑप्शन वही, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, निजी स्वास्थ्य केंद्र या फिर सार्वजनिक अस्पताल केंद्र. सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं उनको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएचसी, है ना. ये एक और भी बताया था, सीएचसी भी बताया था. क्या, चलिए वो अगली क्लास में आप लोग देख ही लेंगे. नेक्स्ट है ओवरहेड इरिगेशन इज एन अदर नेम गिवन टू डैश इरिगेशन. तो ओवरहेड इरिगेशन यानी कि ऊपरी सिंचाई जो है कौन सी एक अन्य सिंचाई का अन्य नाम है. ठीक है, कौन सी सिंचाई का अन्य नाम है. तो दो नाम है, ओवरहेड इरिगेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, कौन सा और इरिगेशन बोलते हैं. स्प्रिंकलर इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन, टैंक इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन. तो बताइए क्या होगा ये इसका आंसर. इरिगेशन टॉपिक से है आपका ये. तो मैंने आपका देखा ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, साथ ही साथ सेंसस से काफी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, और पॉलिटी तो है ही आपकी. तो कुछ चीजें हैं जो मेजोरिटी में है, जो 10-12 नंबर ऐसे बना लेंगे. 8-7 नंबर का हम आइडिया ही लगा सकते हैं कि कहाँ से क्या दे सकते हैं. तो उसी आइडिया के हिसाब से मैंने आपको ये पेपर दिया है. सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. स्प्रिंकलर इरिगेशन को हम ओवरहेड इरिगेशन भी बोलते हैं. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन.
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जब हम मानवीय विकास सूचकांक या फिर मानव विकास सूचकांक बनाते हैं तो हम किस चीज की गणना नहीं करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, हाउसिंग और इनकम। तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आवास या आय, इनमें से किसकी हम गणना नहीं करते हैं जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार कर रहे होते हैं। देखो भारत की रैंक क्या होती है HDI में, ये आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बनता है, साथ ही साथ इसमें भी पूछ लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो आंसर्स आ गए होंगे। तो देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय, ये तीनों ही इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन आवास का कोई एक पर्टिकुलर इंडिकेटर नहीं होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करते हुए। ओके, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है भारत का, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन ही आएंगे। तो एक तो होता है पूरे सेंसस में सबसे कम और एक होता है 4 में से कम। तो जरूरी नहीं है कि सबसे कम वाला आपको देंगे, हो सकता है कि 4 बड़े राज्य दे देंगे आपको और उनमें से बताना होगा सबसे कम किसका है। तो आपको एक जो क्रोनोलॉजी है वो याद करनी होगी कि सबसे ज्यादा इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, थोड़ा रफली सा अपने माइंड में बना लेना। ओके, सो बताओ चलो इन चारों में से किस स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो सबसे कम है एज पर सेंसस 2011। मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। So a last answer of the last question is option number B, सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या इन 4 राज्यों में से सबसे ज्यादा कम है अगर हम सेंसस 2011 की बात करें। ओके गाइस, सो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको थोड़ा सा मजा आया होगा और आपका 20 में से कितना स्कोर रहा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता दें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, मैं वहां पर भी एक पोल डालूंगी। पोल का मतलब ये नहीं होता कि ठीक है आपने अपने, वहां पे आप पोल से ये अंदाजा लगा देते हो कि देखो कितने बच्चे किस रेंज में आ रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो कहाँ पर हैं, ये उस पोल से थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाता है। लास्ट पोल जब मैंने पेडागोजी का दिया था तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो जरूरी नहीं है कि आप लाइव क्लास में इसको अटेम्प्ट करें, आप इसको बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने क्लास मिस कर दी वो बाद में इसको दोबारा से चला के देख लो ना भाई, अटेम्प्ट तो आप कर ही सकते हो। वो डिडंट अटेम्प्ट का तो मैं वैसे डाल देती हूँ, लेकिन अगर आपने पोल में देखा कि डिडंट अटेम्प्ट मैंने लिखा है तो आप फटाफट से अटेम्प्ट करके फिर डाल दो अपना। इस बार मैं डिडंट अटेम्प्ट वाला ऑप्शन दूंगी ही नहीं, उससे थोड़ा सा मूड खराब होता है मेरा, क्योंकि अटेम्प्ट ही नहीं किया आप लोगों ने पेपर। तो आप बाद में भी कर सकते हैं, इसके प्रीमियर के बाद भी आप इस क्लास को देख सकते हैं और अपना क्वेश्चन जो है वो उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 20 में से कितना रहा मैं पोल भी डाल दूंगी, यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ। और भाई सब्सक्राइब कर देना नए व्यूवर्स हैं तो, और जिनको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।